नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 4 सालों से केवल विभागीय परीक्षा के लिए काम कर रहा है। पिछले 4 सालों में हमने हजारों सिलेक्शन दिए हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस अभी 2024 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहा है। इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए पिछले कुछ दिनों से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू किया था। 2022 के पेपर हम कवर कर रहे थे। बहुत सारे सर्किल का ऑलरेडी हमने पेपर कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सारे वीडियोस को जाके जरूर से देख लीजिएगा। याद रखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आने वाले विभागीय परीक्षा में निश्चित रूप से रिपीट होंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। आज का वीडियो में केरला सर्किल पीएसए 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सेट ए का ये पेपर होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन केरला सर्किल 2022 में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेडक्वार्टर ऑफ उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्किल। मैंने आपको 23 सर्किल बताया, 23 सर्किल का हेडक्वार्टर भी बताया, बहुत सारे सर्किल के बारे में कुछ अपवाद बताए कि भाई एक आध राज्य जो हैं उनका शासन, जैसे आपको देखने को मिलेगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर पूरा पश्चिम बंगाल आ जाता है, इसके अलावा सिक्किम भी आ जाता है। तो एक राज्य जो है कई सारे क्षेत्रों को भी कवर करता है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। यूपी सर्किल का हेडक्वार्टर पूछा था, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द वेट ऑफ रजिस्टर पार्सल शुड नॉट एक्सीड केजी ए पोस्टेड एड्रेस टू अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। यदि आप कोई पार्सल जो कि संबोधित किया गया है शाखा डाकघर को या बुक किया जाना है शाखा डाकघर को, अधिकतम वजन सीमा क्या है? करेक्ट जवाब हो जाएगा 10 केजी। याद रखने वाली बात है कि भाई यदि आप बीओ में कोई पार्सल बुक कर रहे हैं या बीओ को संबोधित कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में इसका मैक्सिमम लिमिट 10 केजी है। अगर एसओ और एचओ का बात करेंगे तो वहां 20 केजी तक भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर का, कुछ स्टेटमेंट दिया है, आपको देखना है, इस स्टेटमेंट को रीड करना है, उसके बाद ही आपको आंसर बताना है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बोला है कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित सही कथनों पर विचार करें। चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 को हम पढ़ लेते हैं। डाकघर गाइड भाग 1 की धारा 154 के अनुसार अंतरदेशीय डाक द्वारा इत्र का प्रेषण प्रोहिबिशन में आता है। पहला जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो जाएगा और हमें ढूंढना करेक्ट था। चलिए दूसरा सेंटेंस को हम पढ़ लेते हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लॉज 153 के अनुसार इनलैंड पोस्ट में औसमिक एसिड का संचरण निषिद्ध है। ये भी बात गलत हो जाएगा। देखिए हमें ढूंढना था सही और दोनों बातें हमें गलत मिली हैं, इसी वजह से इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉरेन फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट सर्विस इज अवेलेबल टू फॉरेन कस्टमर, कि विदेशी ग्राहकों के लिए विदेशी फिलाटेलिक जमा सेवा खाता यहां उपलब्ध है। अगर कोई भी विदेशी कस्टमर है वो पीडीए अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो कहां से करवा सकता है? ऑप्शन ए में आपको दिया है ऑल द पोस्ट ऑफिसेस, बी में आपको दिया है ऑल द फिलाटेली ब्यूरो इन इंडिया, सी में बताया है फिलाटेली ब्यूरो मुंबई ओनली। बिल्कुल ये जो ऑप्शन है सी नंबर का वो करेक्ट हो जाएगा। फिलाटेली ब्यूरो मुंबई में कोई फॉरेन पीडीए अकाउंट है वो ओपन करवाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ लेटर, एक पत्र का अधिकतम वजन कितना होता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2 केजी से ज्यादा आप कोई भी लेटर नहीं भेज सकते हो। एयर लेटर है, नॉर्मल लेटर है, उस पर आपको 2 केजी का लिमिट ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग केस रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, निम्नलिखित में से किस मामले में पंजीकरण अनिवार्य नहीं है? देखिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। कोई भी बीमित वस्तु है तो आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है।
अगर कोई आर्टिकल है, ये आर्टिकल है और आर्टिकल पर मान लीजिए आपने टॉप ऑफ द एड्रेस यहां पर लिख दिया पंजीकृत, तो भी आपको उस आर्टिकल का पंजीकृत करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पार्सल उस जगह को संबोधित किया गया है जहां के लिए कस्टम डिक्लेरेशन का जरूरत पड़ता है, तो भी आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। हमने देखा कि ए बी सी तीनों कंडीशन में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को आप नॉर्मली भी भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। 7 नंबर में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट पर विचार करना है, उसके बाद आपको ऑप्शन का चयन करना है कि कौन सा सही है। चलिए, स्टेटमेंट नंबर 1 है, क्या बोला? अ पोस्टल आर्टिकल कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड एंड रिडायरेक्टेड व्हाइल इन ट्रांजिट। भाई साहब चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया है मैंने गाइड 1 में कि कोई भी आर्टिकल जो कि संचरण में होगा उस आर्टिकल को रोका नहीं जा सकता और संचरण में उसे पुनः निर्देशित नहीं किया जा सकता। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन दो व्यक्तियों के पास पावर है, एक पावर है एचओसी के पास, दूसरा पावर है डीजी पोस्ट के पास। अगर ये चाहे तो उनको रोक सकते हैं और इसको पुनः निर्देशित भी कर सकते हैं। ये एक अपवाद हो गया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, अ पोस्टल आर्टिकल कैन ओनली बी रिडायरेक्टेड एट द पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस, कि कोई भी पोस्टल आर्टिकल है उसको केवल उसी स्थान से रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां के लिए वो संबोधित किया गया है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, हमें ढूंढना ही करेक्ट था, इसी वजह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 8 नंबर का। व्हाट इज द अमाउंट चार्ज ऑन डिलीवरी इनसफिशिएंटली प्रीपेड बुक पैकेट। अपर्याप्त रूप से प्रीपेड बुक पैकेट है, डिलीवरी पर कितना चार्ज वसूल किया जाएगा? दो कंडीशन होता है, एक सरकारी आर्टिकल है, एक नॉर्मल आर्टिकल है। देखिए कहानी अगर मैं आपको वर्बली समझाऊं तो सरकारी आर्टिकल में कभी भी दुगना चार्ज नहीं लिया जाता, चाहे उस पर डाक भार अनपेड है, अपर्याप्त रूप से पेड है, कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन नॉर्मल होता है, कोई नॉर्मल आर्टिकल है, सरकारी आर्टिकल नहीं है, अगर आपने अपर्याप्त रूप से पेड किया है तो ध्यान रखिएगा जो भी कमी है उसका दोगुना चार्ज किया जाता है, डबल द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल ट्रीटेड एज फर्स्ट क्लास मेल। मैंने आपको इंलैंड पोस्ट में आर्टिकल का 10 कैटेगरी बताया और उनमें से कुछ को बताया कि ये आता है प्रथम श्रेणी डाक में और ये आता है सेकंड क्लास डाक में। कहानी समझने का प्रयास करिएगा। ये जो मैंने 10 कैटेगरी बताया ये अंतर्देशीय डाक के अंतर्गत आता है। अगर आप विदेशी डाक में बात करेंगे, फॉरेन आर्टिकल का बात करेंगे, तो वहां आर्टिकल का केवल 2 कैटेगरी होगा। हमसे पूछा था कि अंतर्देशीय डाक में प्रथम श्रेणी मेल कौन सा है, तो याद रखिएगा पोस्ट कार्ड, इसके अलावा इनलैंड लेटर कार्ड और इसके अलावा लेटर, ये सभी जो है वो फर्स्ट क्लास मेल के अंतर्गत आते हैं। भाई साहब उत्तर आपको मिल गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। देखिए क्या बोला है, बताना है आपको टाइम पीरियड, कंप्लेन करना है किसके लिए? रजिस्टर आर्टिकल के लिए, इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए। क्या समय सीमा तय किया गया है? याद रखने वाली बात क्या है कि भाई साहब एक चार्ट दिया है, चार्ट गाइड 1 में दिया है, वहां पर बताया है अलग अलग क्लास के आर्टिकल हैं, उनमें एक आपको पॉइंट देखने को मिलेगा कि कभी भी यदि आप रजिस्टर्ड आर्टिकल और इसके अलावा इंश्योर्ड आर्टिकल के बारे में कंप्लेन करते हैं तो लेख पोस्ट करने की तारीख से 3 महीने के अंदर आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको उत्तर मिल गया है, लेकिन भाई ये जो नियम है वो अंतर्देशीय डाक में काम करता है, विदेश डाक में ये नियम काम नहीं करता है, वहां पर अलग चीजें होंगी। इस वजह से यहां पर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन वाज इस्टेब्लिश, कि एशियाई प्रशांत डाक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए गाइड 1 में आपको बहुत सारी चीजें इधर उधर की मिलेंगी, कुछ अपडेट मिल जाएगा, कुछ आपको इंग्लिश में दूसरा मिलेगा, हिंदी में दूसरा मिलेगा।
इंग्लिश में जो आपको अप्पू का स्टैब्लिश बताया है वो 1961 है, एज पर गाइड 2, जो ऑफिशियल गाइड है इंडिया पोस्ट ने जारी किया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 1961। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंकॉक थाईलैंड में है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 12 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल कैन बी सेंड इंश्योर्ड इन द फॉरेन पोस्ट? निम्नलिखित में से किस श्रेणी की डाक वस्तु को विदेशी डाक में बीमित करके भेजा जा सकता है? छोटा पैकेट मतलब स्मॉल पैकेट, जिसे मैं एसपी बोलता हूं। इसके अलावा अगला है आपका पोस्ट कार्ड, अगला है आपका लेटर, अगला है आपका बीएलपी। क्या कहानी है? कहानी ये है, आपसे पूछा है कि विदेश डाक में किस आर्टिकल को बीमा कराकर भेजा जा सकता है। बात समझिएगा, अगर मैं आपको वर्बली समझाऊं तो दो चीजें हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि विदेश डाक में आर्टिकल का दो कैटेगरी है, एक लेटर और एक पार्सल। लेटर बोल दिया तो उसी के अंदर स्मॉल पैकेट आएगा, उसी के अंदर पोस्ट कार्ड आएगा, उसी के अंदर ब्लाइंड लिटरेचर आएगा और उसी के अंदर प्रिंटेड पेपर आएगा। पूछा यह गया है कि किसका आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो बात जो आपको याद रखने वाला बात है कि भाई साहब लेटर की बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन जब इंश्योर्ड कराने की बात आएगी, बीमा कराने की बात आएगी, तो बीमा आप केवल लेटर का ही करा सकते हो। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीन पर जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, पिछले 4 सालों का पीडीएफ, 80 सेट से ज्यादा पीडीएफ आपको हम उत्तर सहित प्रोवाइड कराएंगे। डिपार्टमेंटल क्वेश्चन तो मैं आपको करवा रहा हूं वीडियो में, लेकिन अगर आपको जीके के सलूशन चाहिए, उसका पीडीएफ चाहिए, वीडियो चाहिए, रीजनिंग का सलूशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वीडियो चाहिए, मैथ का सलूशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आपको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। पेड क्लासेस के लिए आपको नंबर नोट डाउन करना है 7610685690। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे जानकारी ले सकते हैं। पेड क्लासेस में इतना ही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूपीयू मतलब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, अप्पू मतलब एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ध्यान रखिएगा, इसका सदस्य है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फ्रांस? मतलब दोनों का मेंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो भी अप्पू के देश है ना, उनको तो आपको याद करना पड़ेगा। 192 कंट्री आपका यूपीयू में है लगभग, तो वो तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन अप्पू में 32 लगभग है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूपीयू का भी मेंबर है और एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन दोनों का मेंबर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पीओजी 2 का ही है और इन्होंने पूछा था कि एरोग्राम का अधिकतम वजन क्या होगा, 6, 5, 3 या 4? याद रख लीजिएगा, एरोग्राम का मैक्सिमम जो वजन होता है वो 3 ग्राम होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 15 नंबर क्वेश्चन, और थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कुछ दिए हैं 3-4 और आपको बताना है कि भाई साहब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सा गलत है। देखते हैं, हम विचार करते हैं और गाइड 2 के अनुसार आपको बताना है। बोला यह गया है कि नेत्रहीन साहित्य के लिए जो पैकेट है, पैकेट का वजन 7 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बात सही हो गया है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला बोला है कि अंधों के साहित्य को सरफेस द्वारा प्रेषण डाक के लिए डाक शुल्क से छूट दी गई है। दोनों बातें सही हो गई है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या बोला है, एयर सरचार्ज फॉर ट्रांसमिशन लिटरेचर फॉर ब्लाइंड बाय एयर, ट्रांसमिशन एक्नॉलेजमेंट बाय एयर, पेबल फॉर प्रिंटेड पेपर। कहानी यह है कि हमने आपको बताया कि बहुत सारे चार्ज जो है वो आपको बीएलपी में नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन एक चार्ज क्या होता है, वो चार्ज होता है आपका एयर चार्ज। मतलब हवाई से यदि भेजना चाहते हैं, हवाई का सर्विस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको देना पड़ता है पैसा। तो जो हवाई चार्ज लगता है वो किसका हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर पूछा कि लेटर का कैलकुलेट करते हैं, इसके अलावा पोस्ट कार्ड का कैलकुलेट करते हैं, तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो रेट मुद्रित कागज में हम लेंगे वही हवाई रेट जो है यहां पर भी हम लेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो गया। 1, 2, 3, 15 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, सभी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है।
इन फॉरेन पोस्ट विच द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लेटर पोस्ट। विदेशी डाक में लेटर पोस्ट में शामिल नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था कि लेटर पोस्ट की बहुत सारी कैटेगरियां हैं, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। और वही आपसे पूछा है कि कौन सा लेटर पोस्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। पोस्ट कार्ड इसके अंतर्गत आता है, स्मॉल पैकेट आता है, मुद्रित कागज आता है। स्पीड पोस्ट जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। इसी वजह से इसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि विदेश डाक में कौन सी सेवा शर्तों में कुछ बदलाव के साथ अंतर्देशीय डाक में बुक पैकेट सेवा से मेल खाती है। जैसे आपका इंग्लैंड में बुक पैकेट का सेवा है, वैसे ही विदेश में प्रिंटेड पेपर का सेवा है, और इनमें जो है बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। इंश्योरेंस इज कंपलसरी विच द फॉलोइंग फॉर ट्रांसमिशन बाय फॉरेन पोस्ट। कुछ आपको विकल्प दिए हैं, आपको यह बताना है कि किस मामले में आपको बीमा करवाना ही पड़ेगा। मुद्रा नोट भेज रहे हैं, करेंसी नोट, तब आपको बीमा करवाना पड़ेगा। प्लेटिनम भेज रहे हैं, तब आपको बीमा करवाना पड़ेगा। सोने चांदी के आभूषण भेज रहे हैं, बीमा करवाना पड़ेगा। तीनों ही कंडीशन में आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलो अगला देख लो भाई साहब, 19 नंबर क्वेश्चन है। कंसाइडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ विकल्प दिए हैं, उनको आप ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। पहला दिया है कि विदेशी डाक में डिलीवरी के लिए जो सलाह है अंतर्देशीय डाक में पावती के समान होती है। बिल्कुल सही है। अगर आप इंग्लैंड में बात करेंगे तो आप ध्यान रखना, जैसे एडी बोलते हो ना, एक्नॉलेजमेंट, वैसे ही विदेश के लिए होता है एडवाइस ऑफ डिलीवरी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। अगला जो स्टेटमेंट नंबर 2 दिया है वो क्या बोला है कि पोस्ट कार्ड स्मॉल पैकेट मुद्रित कागज के लिए पंजीकरण सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये बात आपका गलत हो जाएगा। हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक सही था और एक गलत था। हमें ढूंढना था सही कथन, और सही जो है वो केवल एक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन को जो है केरला सर्किल ने अपने फाइनल आंसर की से डिलीट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, और क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से समझिए। बोला है डाकघर गाइड भाग 2 का मुद्रित संबंध निम्नलिखित में से कौन सा एओ नहीं है। मतलब कौन सा एओ के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए ध्यान से, प्रिंटेड पेपर, लेटर, इसके अलावा लिटरेचर फॉर ब्लाइंड, स्मॉल पैकेट। मैंने आपको बताया कि एक कैटेगरी है लेटर का, एक पार्सल का, उसके बाद भी कैटेगरी है, जैसे लेटर में कुछ चीजें, एलसी में कुछ चीजें आ जाती हैं, और इसके अलावा एओ में कुछ चीजें आ जाती हैं। जो लेटर एंड कार्ड वाले आइटम है, लेटर, पोस्ट कार्ड, ये सभी एलसी में आते हैं। और इसके अलावा ट्रेड मनी ऑर्डर, इसके अलावा आपका पोस्टल ऑर्डर, ये सभी किस में आते हैं, एलसी में आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी जो बचा हुआ ना, जैसे आपका मुद्रित कागज, बीएलपी, स्मॉल पैकेट, सब एओ में आते हैं। एओ का मतलब होता है अदर आर्टिकल, ठीक है। तो एओ के अंतर्गत नहीं आता, वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, और यहां पर आपसे सीबीएस के बारे में पूछा है कि सीबीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। सीबीएस मैंने बताया था, कोर, सी फॉर कोर होता है, बी फॉर बैंकिंग होता है, एस फॉर सोल्यूशन होता है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। डिजास्टर रिकवरी सेंटर इंडिया पोस्ट हैज बीन ऑपरेशन 15 मई 2015। ध्यान रखिएगा कि भाई 15 मई 2015 को भारतीय डाक के डिजास्टर रिकवरी सेंटर का संचालन कहाँ किया गया था। मैसूर इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राइमरी डाटा सेंटर पूछे, प्राइमरी डाटा सेंटर पूछे तो आपको नवी मुंबई बताना है, और ये अप्रैल 2013 में चालू किया गया था, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। डीआरसी मतलब डिजास्टर रिकवरी सेंटर पूछे, मैसूर में बनाया गया था, 15 मई 2015 से इसका संचालन शुरू किया गया था। अगला जो आईटी 1.0 का ही क्वेश्चन है, आईवीआरएस के बारे में पूछ रहा है। जो आपको सर्विसेज मिलती है ना, आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो, उसके बाद आपको बोलता है 1 दबाओ 2 दबाओ, वही सिस्टम जो है आईवीआरएस सिस्टम कहलाती है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है,
आई फॉर होता है इंटरेक्टिव, वी फॉर होता है वॉइस, आर फॉर होता है रिस्पॉन्स और एस फॉर होता है सिस्टम। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम 23 का ए हो जाएगा। क्या टोल फ्री नंबर है इंडिया पोस्ट का जहां पे आप कोई भी जानकारी ले सकते हो? मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। कमेंट बॉक्स में इंडिया पोस्ट का टोल फ्री नंबर डाल देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरआईसीटी का इनमें से एक भाग है, मतलब कोर पेरिफेरल है। चलिए, लेजर प्रिंटर नहीं है, पासबुक प्रिंटर नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। थर्मल प्रिंटर जो है वो इसी का भाग है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए, उन पर विचार करिए। पहला ऑप्शन दिया है, मतलब पहला स्टेटमेंट दिया है, ई बैंकिंग के माध्यम से जो पीओएसबी अकाउंट होल्डर है वो अपने बचत खाते से सुकन्या में पैसा जमा कर सकते हैं, पीपीएफ में पैसा जमा कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा, शाखा कार्यालय के खाता धारकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। देखिए, कोई भी अगर बीओ में अकाउंट है तो उसके लिए भी आप इंटरनेट बैंकिंग ले सकते हैं, एक्टिवेट करवा सकते हैं। और यहां पर क्या बोला था कि सुविधा जो है उपलब्ध नहीं, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। हमें ढूंढना था सही और हमें केवल सही एक नंबर वाला स्टेटमेंट मिला है, इसी वजह से इसका उत्तर हमने केवल ए लगाना है, मतलब ओनली वन इज करेक्टेड। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, पॉइंट नंबर 1 में बताया है सीआईएस के बारे में, और सीआईएस को बोला इसका फुल फॉर्म जो है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर होगा। बिल्कुल ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि सीआईएस और सीएसआई दोनों अलग अलग चीजें हैं। सीआईएस क्या होता है? कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया इसका फुल फॉर्म। दूसरा स्टेटमेंट दिया है बैन, मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैंने आपको क्या बताया कि भाई वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग जो है 10, 20 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है, और डाकघर जो है यही नेटवर्क यूज करता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल दो जो है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? द पीओएसबी कस्टमर हैव आल्सो बीन प्रोवाइड विद फैसिलिटी ऑफ मोबाइल बैंकिंग, कि जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के कस्टमर हैं उनको मोबाइल बैंक की सुविधा प्रदान कब से की गई थी। कुछ आपको डेट्स दिए हैं, अगर आपने याद कर रखा है तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। याद करने वाली बात क्या हो जाएगी कि 15 अक्टूबर 2019 से पीओएसबी कस्टमर को मोबाइल बैंक की सुविधा दी गई थी। अगर मैं बात करूं, देखिए मोबाइल बैंकिंग का तो बात कर लिया, अगर मैं बात करूं कि इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत कब हुआ, मतलब कस्टमर के लिए कब चालू हुआ, तो याद रखिएगा इंटरनेट बैंकिंग जो है 14 दिसंबर 2018 से शुरू हुआ था, ठीक है। ये डेट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। कुछ और चीजों के बारे में यदि बात करूं, मैं आपको बताऊं तो भाई एटीएम कब इंट्रा ऑपरेबल हुआ था, मतलब कहीं भी आप अपने एटीएम का, डाकघर के एटीएम का किसी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, तो वो कब हुआ था? वो आपको डेट ध्यान रखना, 31/12/2016। देखिए दो क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि एटीएम का शुरुआत कब हुआ था। तो जब शुरुआत बोलेगा तो आपको 2014 लगाना है। क्या लगाना है? 2014 लगाना है, ठीक है। अब बोलेगा इंट्रा ऑपरेबल कब हुआ, तो आपको 16 लगाना है। ये दोनों बातें आप ध्यान रख सकते हैं, दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन आपको कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। चलो, अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर का, और 28 नंबर में आपसे पूछा है कि बताइए आईपीवीएस का मतलब क्या होता है। आई का मतलब होता है इंडिया, पी का मतलब होता है पोस्ट, भी का मतलब होता है विजिबिलिटी, यस का मतलब होता है सिस्टम, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। और ये जो है वो सीएसआई का पार्ट है, ये भी आप बात ध्यान रख सकते हैं। चलो, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का। इसका उत्तर आपका करेक्ट हो गया है ए, मतलब 28 का ए हो गया। अगला है 29 नंबर का, पूछा है पोस्टमैन मॉड्यूल मेघदूत सॉफ्टवेयर कैन बी कंसाइडर एज सिमिलर टू, कि मेघदूत सॉफ्टवेयर को पोस्टमैन मॉड्यूल के समान माना जा सकता है। पीओएस, डीपीएमएस, इसके अलावा एफ&ए, इसके अलावा नन ऑफ दीज। पोस्टमैन मॉड्यूल भी था, पहले मेघदूत सॉफ्टवेयर यूज किया जाता था जब प्रोजेक्ट एरो था, ठीक है। फिर बहुत सारी चीजें बदली, 1.0 आया तो ये मेघदूत वाला जो काम था वो पूरा खत्म हो गया।
फिर हमने जब CSI ला दिया तो फिर DPMS आ गया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा, जैसे हमारा मेघदूत में पोस्टमैन मॉड्यूल था वैसे ही हमारा अभी CSI में DPMS है। DPMS क्या काम करता है? डिलीवरी, D फॉर डिलीवरी होता है, P फॉर पोस्टमैन, M फॉर मैनेजमेंट और S फॉर होता है सिस्टम, डिलीवरी पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये भी CSI का ही पार्ट है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और CSI का ये नहीं, पॉस हो गया आपका, F&A, ये भी CSI का ही पार्ट है। इसका उत्तर B करेक्ट है। चलो, मैंने आपको अभी बताया था, अभी क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन आया था आपको मोबाइल बैंकिंग पूछा था और 2019 बताया कि 15 अक्टूबर 2019 से मोबाइल बैंकिंग शुरुआत हुआ था और वहीं पे मैंने आपको ATM इंटरऑपरेबल का डेट भी बता दिया था और वही क्वेश्चन आ गया सामने। ध्यान रखना है, इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। 31/12/2016 से डाकघर के जो ATM है वो इंटरऑपरेबल हो गए थे। अगला जो क्वेश्चन है, PPF में कितना मिनिमम जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम जमा कर सकते हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा। PPF के बारे में बहुत सारी चीजें हैं भाई, PPF के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है ना। आपने अगर कंडीशन अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तो सब पढ़ लीजिएगा जाके। क्या बोल रहा है कि न्यूनतम जमा 500 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, कितना हो जाएगा? इसका जवाब आपको देना है। तो याद रखने वाली बात है कि न्यूनतम आप 500 कर सकते हो, 50 के गुणांक में कर सकते हो, अधिकतम 1.5 लाख कर सकते हो एक वित्त वर्ष में, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में। कौन सा उत्तर करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला RPLI से क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब इंश्योरेंस से क्वेश्चन पूछ लिया। बोला है कि RPLI स्कीम है, मिनिमम बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड बता दीजिए। ठीक है, बताइए क्या होगा। ध्यान रखिएगा, देखिए RPLI का जब पूछेगा आपसे, RPLI में 6 स्कीम है, अलग अलग स्कीम है, अलग अलग स्कीम की अलग अलग विशेषताएं हैं। ऐसा ही PLI में है ना। PLI में भी 6 स्कीम है और 6 स्कीमों का अलग अलग विशेषता है, उनका अलग अलग फीचर है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो बहुत डिफरेंट हैं। जैसे RPLI में अगर मिनिमम कोई व्यक्ति इसका इंश्योरेंस लेता है तो मिनिमम 10,000 का लेना पड़ेगा। 10,000 का सम एश्योर्ड बात कर रहा हूं भाई साहब, है ना। और अधिकतम 10 लाख का ले सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं ले सकता है। कभी आपसे पूछे PLI का, तो PLI में 20,000 है, मतलब मिनिमम 20,000 है और अधिकतम जो है 50 लाख है। कभी आपसे गुणांक पूछ ले तो देखिए, जो आपका RPLI का स्कीम है उसको 5,000 के गुणांक में आप बढ़ा सकते हो, जैसे 15,000, 20,000, 25,000। और जो आपका PLI है उसको 10,000 के गुणांक में बढ़ा सकते हो, जैसे 20,000 मिनिमम हो गया तो 30,000, 40,000। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ चुका है। 33 नंबर क्वेश्चन है, RPLI योजना परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा है, बताइए। देखिए, मैंने आपको डिफरेंट कैटेगरी का स्कीम बताया और वहां पर बताया, उसका हिंदी नाम बताया, इंग्लिश नाम बताया। वही पूछा है कि हम CWLA को, कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस को एक और नाम से जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसको हम ग्राम प्रिया बोलेंगे, ग्राम सुविधा बोलेंगे, ग्राम संतोष बोलेंगे, ग्राम सुमंगल बोलेंगे। तो देखिए, मैंने एक आपको कहानी बताया था। कहानी ये था कि इसका नाम था परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा। इस पर सुविधा क्या होती है कि 5 साल के बाद और 6 साल से पहले इस बीमा को आप EA पॉलिसी में कन्वर्ट करा सकते हो। तो कुछ सुविधा दी गई है, इसीलिए इसका नाम जो है ग्राम सुविधा रखा गया है। इसका ऑप्शन जो है बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ PLI चिल्ड्रन पॉलिसी स्कीम। मैंने आपको बताया कि PLI का ही एक प्रकार है। पूछा यह गया है कि इनमें से कौन सा CP का विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है कि CP के बारे में बताया। याद रखने वाली बात यह है कि CP का शुरुआत जो है वो 20 जनवरी 2006 से हुआ था। क्या होता है भाई साहब? होता है ऐसा है कि चिल्ड्रन पॉलिसी है, कुछ कंडीशन है कि मैक्सिमम 2 बच्चे इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो पॉलिसी होल्डर होता है, जो प्रीमियम पेड करेगा, उसको हम बोलते हैं पेरेंट। माता पिता का जो उम्र होगा 45 साल से अधिक नहीं होगा। ये दोनों बातें हमारी सही हो गई हैं। हमें ढूंढना था कि कौन सा फीचर नहीं है। सरेंडर इस पर आप नहीं कर सकते हो। क्या बताया है कि सरेंडर फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल। तो ABC तीनों बातें सही हो जाएंगे, तीनों ही उसके फीचर हैं। अगला क्या बोला कि मैक्सिमम सम एश्योर्ड लिमिट 5 लाख। ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि PLI के अंदर जो CP होता है उस पे आप अधिकतम सम एश्योर्ड जो है 3 लाख करवा सकते हो। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। कभी आपको यहां पर RPLI का फीचर दे दे तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि 1 लाख से ज्यादा CP आप नहीं करवा सकते हो।
35 नंबर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट का मैक्सिमम वेट पूछा है, 35 kg इसका जवाब सही हो जाएगा, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर मैं आपको साइज इसका बता दूं जो इस क्वेश्चन से ही संबंधित है तो 1.5 इंटू 3 आप ध्यान रख सकते हैं, इसका जो है साइज होता है मीटर में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी दैट कैन एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट। भाई डायरेक्ट पोस्ट के बारे में बताया, कहानी समझाई, परिभाषा बताया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए जाके। पूछा है कि मिनिमम कितना क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा यदि आप डायरेक्ट पोस्ट भेज रहे हैं तो 1000 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कुछ फीचर बताऊं तो भाई डायरेक्ट पोस्ट जो है अनएड्रेस्ड भेजे जाते हैं, मतलब बिना पता लिखा भेजा जाता है, ये इसका स्पेशल फीचर है। A3 इसका साइज होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो कुछ मैंने क्वेश्चन से बाहर की चीजें बता दी, मैंने आपको क्वेश्चन संबंधित कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दी जो आपको ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। What is the quantity my stamp sheet mandatory for corporate customer? कोई भी कॉरपोरेट ग्राहक है, माई स्टाम्प शीट की कितनी मात्रा अनिवार्य हो जाती है? 10,000, 5,000, 1,000 या नन ऑफ दीज। देखिए कॉरपोरेट कस्टमर है, ज्यादा बिजनेस देगा, डिस्काउंट उसको उपलब्ध होगा। तो भाई डिस्काउंट उसको 20% उपलब्ध होता है। कितना बिजनेस देना पड़ेगा? कम से कम 5,000 का बिजनेस देना पड़ेगा। बात को ध्यान रख लीजिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो 38 नंबर का है और आपको फिर से स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं और अगर आपने थ्योरी अच्छे से क्लियर किया है तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आप कर जाओगे। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम टीडी बोलते हैं, कैन बी ओपन मिनिमम 1000 एंड मल्टीपल ऑफ 100। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। 1,000 रुपया कम से कम और 100 के गुणक में इस खाते को आप खोल सकते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है भाई साहब। अगला जो क्वेश्चन पूछा, द इन्वेस्टमेंट अंडर 5 ईयर टीडी क्वालिफाई बेनिफिट 80C इनकम टैक्स 1961। अगर आप 5 ईयर का टीडी लेते हैं तो आपका टैक्स से पैसा बच सकता है, मतलब टैक्स के लिए क्वालिफाई करता है। ये दोनों बातें सही होगी, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर टीडी के बारे में कुछ अपडेट वाली बात बताऊं तो याद रखना कि टीडी में पीएमसी का कंडीशन बदल दिया गया है। एक साल टीडी, 2 साल टीडी, 3 साल टीडी के लिए 6 महीने बाद आप पीएमसी करवा सकते हो, लेकिन अगर 5 ईयर टीडी है तब आप इसे 6 महीने बाद पीएमसी नहीं करवा सकते हो। इस खाते को आपको 4 साल के बाद ही पीएमसी करवाने दिया जाएगा। चलिए 38 का हो गया है सी। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, इजी क्वेश्चन है। पूछा है मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी सेंड थ्रू अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। कभी आपसे पूछा कि मिनिमम कितना भेजा जाएगा तो याद रखना मिनिमम 1 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा जा सकता है, अधिकतम 5,000 तक भेजा जा सकता है। कमीशन इस पर 5% लगता है। 5% बोलूं या 20 रुपए में 1 रुपए बोलूं, दोनों बातें सेम हो जाती हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड बिलो ऑफ एज। कि सुकन्या समृद्धि खाता डॉट डॉट से कम उम्र की बालिकाओं के नाम पर खोला जा सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन है। 10 साल दिया है, 12 साल दिया है, 11 साल दिया है। याद रखने वाली बात है कि 0 से लेकर 10 साल तक के बीच में उम्र होता है किसी भी लड़की का, तो वो इस खाते को ओपन करवा सकती है। हमने डिपार्टमेंटल 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एलडीसी एग्जाम से संबंधित सबसे तेज अपडेट पाने के लिए। जीके का क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, जीके का क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा। जीके क्वेश्चन के लिए आपको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, जीपी ऑनलाइन क्लासेस का ऑफिशियल नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन जो है, अभी जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो डीओपी 10 मार्क के मिलेंगे। ठीक है, डीओपी 10 मार्क्स में आपको वॉल्यूम 7, 6 पार्ट 1, 6 पार्ट 3, फॉरेन पोस्टल मैनुअल और एसबी ऑर्डर का। 51 में जो आपसे पूछा है वो फॉरेन पोस्टल मैनुअल क्वेश्चन है और 2 स्टेटमेंट दिया है। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑप्शन का चयन करना है। क्या बोला है? अ फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, कि एक विदेशी डाकघर जो है विनिमय का कार्यालय है, जिसमें विदेशी मेल पर सीमा शुल्क का कार्य किया जाता है। मतलब कोई आर्टिकल गया, उस पर सीमा शुल्क लगना है, कितना लगाया है इसका असेसमेंट किया जाता है, आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए सेकंड नंबर ऑप्शन देखते हैं कि एक सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस मतलब उप विदेशी डाकघर एक विनिमय कार्यालय नहीं है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, जिसमें सीमा शुल्क की जांच की जाती है। दूसरा जो होता है जिसे हम सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस बोलते हैं वो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन उस पर हम सीमा शुल्क की गणना करते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसी वजह से इसका उत्तर हम सी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का, विदेशी डाक नियमावली के संदर्भ में एलसी का मतलब क्या होता है। मैंने आपको एओ बताया, एओ का मतलब बताया अदर आर्टिकल, और एलसी बताया, एलसी का मतलब बताया लेटर एंड कार्ड। लेटर एंड कार्ड के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे लेटर आएगा, कार्ड आएगा, ट्रेड मनी ऑर्डर आएगा। इसके अलावा एओ में कौन सी चीजें आएंगी, प्रिंटेड पेपर आएगा, ब्लाइंड लिटरेचर आएगा, इसके अलावा स्मॉल पैकेट आएगा, ये सभी चीजें आएंगी। एलसी फॉर, एल फॉर होता है लेटर, सी फॉर होता है कार्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा लेटर एंड पोस्ट कार्ड। 52 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, बोला है व्हेन अ मेल इज सेंट ट्रांजिट थ्रू कंट्री अदर देन दैट टू विच एड्रेस इज रेफर एज, किसी देश को संबोधित किए जाने के अलावा किसी अन्य देश के माध्यम से पारगमन मेल भेजा जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं। क्लोज ट्रांजिट मेल, डायरेक्ट करस्पॉन्ड मेल, सेंड इन ओपन ट्रांजिट, या फिर नन ऑफ दीज। 53 का जवाब सही होगा ए, इसे हम बंद ट्रांजिट मेल बोलते हैं, इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज पीरियड प्रिजर्वेशन वर्क पेपर आरएमएस ऑफिस एंड सेक्शन। प्रिजर्वेशन पीरियड से क्वेश्चन निश्चित आएगा और मैंने आपको अच्छे से बताया है। ऑर्डर बुक का याद कर लेना, इसके अलावा नामावली का याद कर लेना, क्या उसका प्रिजर्वेशन पीरियड है, ठीक है। इसके अलावा जो भी कोई डैमेज आर्टिकल है, चोरी हुआ है, उसके संबंध में पत्राचार किया तो उसका क्या प्रिजर्वेशन पीरियड है, ये सभी चीजें याद कर लेना। वर्क पेपर का पूछेगा तो 18 मंथ जो है वर्क पेपर होता है। इसके अलावा 18 मंथ जो है 2-3 चीजों का और होता है, जिसमें आपका अटेंडेंस रजिस्टर, अरेंजमेंट रजिस्टर, ये सभी चीजें भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका जवाब क्या हो गया, इसका डी हो गया है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है, बोला है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के संदर्भ में कार्य वितरण का ज्ञापन डॉट डॉट द्वारा जारी किया जाता है जब एक कार्यालय एक अनुभाग में एक से अधिक अधिकारी होते हैं। सेक्शन की बात कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन के लिए जो MDW होता है, मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, मतलब कार्य वितरण का ज्ञापन कौन सा अधिकारी क्या काम करेगा इसका पूरा उस पर लिखा होता है। तो सेक्शन की बात करेगा, इंस्पेक्टर तैयार करता है, जारी करने का काम जो है SRM करते हैं। देखिए इसमें जो मैंने आंसर की दिया होगा, जो पेड क्लास वाले शायद मुझे देख रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर की गलती से सी लग गया था, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। बी इसका सही जवाब होगा। जारी करने का काम हर एक कंडीशन में SRM करेगा, सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल सर्विस करेंगे, बनाने का काम इंस्पेक्टर करते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है एज पर 43 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 द अकाउंट बैग रिसीव हेड ऑफिस सब ऑफिसर शुड बी ओपन बाय। डाक मैनुअल खंड 6(3) के नियम 43 के अनुसार प्रधान कार्यालय द्वारा अपने उप अधिकारियों से प्राप्त खाता बैग को खोला जाना चाहिए। हेड पोस्ट मास्टर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेजरर या सब अकाउंट असिस्टेंट। 56 का जवाब जो करेक्ट होगा अकाउंट बैग, मतलब पैसे का बात है, पैसे का लेन देन है, जो ट्रेजरर है वो बीच में आएगा ही आएगा अगर पैसे का लेन देन नहीं है, क्योंकि आपको पूरे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में दो चीजें बहुत बार दिखाई देती हैं, एक आपका ट्रेजरर और दूसरा आपका सब अकाउंट क्लर्क। ये दोनों बातें बहुत बार दिखाई देती हैं और बहुत सारे क्वेश्चन में इसका आंसर भी आपको दिखाई देता है। कहानी क्या होती है कि भाई पैसे का मतलब फाइनेंशियल लेन देन है तो ट्रेजरर बीच में आ जाता है, अगर अकाउंट बैग है तो भाई ट्रेजरर आएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसबी ऑर्डर 33/2021 किस सब्जेक्ट से संबंधित था, बताइएगा। देखिए एसबी ऑर्डर 33 है, 2021 का यहाँ पर पूछा है, ये आप याद कर लेना जो आपको PYQ मिलेगा। मैंने आपको एसबी ऑर्डर के बारे में बताया कि 2022 और 2023 का देख लेना, इसके पीछे का पूछेगा तो फिर बहुत सारे एसबी ऑर्डर हैं, 10 साल के एसबी ऑर्डर याद करना संभव नहीं है। याद करने वाली बात यह है कि एसबी ऑर्डर 33/2021 जो है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, कोविड के दौरान जिन बच्चों के माता पिता का डेथ हो गया उनके लिए PM केयर चिल्ड्रन स्कीम को एसबी ऑर्डर में प्रसारित किया गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन है, इन अ सब ऑफिस
विच देयर इज नो सेपरेट कैश डिपार्टमेंट डॉट डॉट परफॉर्म ड्यूटी ऑफ ट्रेजरर, कि एक उप कार्यालय है, मतलब सब ऑफिस है, जहां पर अलग से कोई ट्रेजरर विभाग नहीं है, ट्रेजरर डिपार्टमेंट नहीं है। तो आपको बोला है कि इसके कर्तव्य का, मतलब इसकी ड्यूटी का कौन पालन करेगा। पहला बोला सब अकाउंट क्लर्क, सेविंग बैंक क्लर्क, मेल क्लर्क या सब पोस्ट मास्टर। ध्यान रखिएगा, फिर अगर कोई एसओ में अगर ट्रेजरर का डिपार्टमेंट नहीं है तो एसपीएम जो है इसका जिम्मेदारी लेता है और वही जो है इसके संबंध में काम करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज पर एसबी ऑर्डर 9 2021 डॉट डॉट हैज बीन आइडेंटिफाई नोडल ऑफिस ईसीएस आउटवर्ड क्रेडिट फंक्शनली, कि बताइए कि एसबी आदेश 9/2021 के अनुसार ईसीएस जावा क्रेडिट निष्क्रियता के लिए नोडल कार्यालय के रूप में चिन्हित किया गया। ईसीएस क्या होता है? एमआईएस का पैसा आपको अपने मनपसंद बैंक में चाहिए तो ईसीएस के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण शहरों में ही सुविधा उपलब्ध है, ले सकते हैं। आउटवर्ड जावा क्रेडिट के लिए नोडल कार्यालय को चिन्हित किया गया। जवाब सी करेक्ट होगा, चेन्नई जीपीओ। अगला क्वेश्चन जो है आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोला है? जिन कार्यालयों में पोस्ट मास्टर और डिप्टी पोस्ट मास्टर दिन के अलग अलग घंटों के दौरान प्रभारी रहते हैं, उन्हें क्रमशः पोस्ट मास्टर, डिप्टी पोस्ट मास्टर के उपयोग के लिए विशेष अक्षरों के साथ 2 राउंड मनी ऑर्डर स्टैंप की आपूर्ति की जाती है। बीसी, एबी, आरपी या नन ऑफ दीज। करेक्ट जवाब हो जाएगा ये राउंड मनी ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, ए और बी का आपूर्ति किया जाता है। हमने इस वीडियो में केरला सर्किल पोस्ट असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट 2022 सेट ए के डिपार्टमेंटल के 50 क्वेश्चन किए हैं। आपको मैं जीके क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आपको मैं मैथ का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, रीजनिंग का क्वेश्चन भी नहीं करवाऊंगा। परीक्षा नजदीक है, इन सभी चीजों का सलूशन पाना चाहते हैं तो आपको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। पेड क्लासेस में इतना ही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारी सुविधाएं आपको हमारे क्लासेस में मिल जाएंगी। अगर कोई भी स्टूडेंट क्वेरी करना चाहता है तो नंबर है 7610685690। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकता है। चलिए, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर।